23 अप्रैल 1997 को केंद्र में एच.डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली जनता दल की सरकार गिरा दी गई। कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। कांग्रेस के समर्थन वापसी के पीछे का अहम कारण थे सीताराम केसरी। इस समर्थन वापसी के बाद कई कवायतें हुई और एक बार फिर से जनता दल की केंद्र में सरकार बनी। तब के बिहार से राज्यसभा के सांसद इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। समर्थक के तौर पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ही रही। नमस्कार, सियासी किस्सों की हमारी सीरीज राजनीति में आपका स्वागत। इस समय हम गुजरात के जुड़े हुए सियासी किस्सों की बात कर रहे हैं। वहाँ के मुख्यमंत्रियों के जो राजनीतिक जीवन है, उनका जो कार्यकाल है और मुख्यमंत्री पद तक उनके पहुंचने की कहानियां हम आप तक लगातार पहुंचाते जा रहे हैं। 12 मुख्यमंत्रियों की कहानी अब तक हम विस्तार के साथ आपको बता चुके हैं। आज के अंक में बात 13वें मुख्यमंत्री दिलीप रमन भाई पारिक की। दिलीप रमन भाई पारिक मूलतः जो थे वो गुजराती थे, पर उनका जन्म मुंबई में हुआ था। सारी पढ़ाई लिखाई मुंबई की थी। उनकी जो हायर एजुकेशन था वो मुंबई के प्रतिष्ठित एल्फिंस्टन जो कॉलेज है उससे हुई। फिर उसके बाद वो अपने प्लास्टिक के कारोबार में लग गए, जहां वो एक सफल व्यवसायी के तौर पर अपना कारोबार करते रहे। 1990 में उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत तब हुई जब उसके कुछ समय पहले वो शंकर सिंह वाघेला से मिले। शंकर सिंह वाघेला से मुलाकात के बाद उनका जो राजनीति में पदार्पण होता है और फिर उनके सियासी सफ़र की शुरुआत शंकर सिंह वाघेला के बदौलत होती है। उन्हीं के कहने पर वो गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बनाए जाते हैं और फिर शंकर सिंह वाघेला के रिकमेंडेशन पर ही उनको भारतीय जनता पार्टी 1995 के विधानसभा चुनाव में अहमदाबाद की धुंधुका सीट से अपना उम्मीदवार बनाती है। वो चुनाव जीतते हैं और विधायक बनते हैं। अभी हमने ऊपर आपको केंद्र में हुए सियासी बदलाव का किस्सा बताया, पर ऐसा नहीं था कि केवल केंद्र में ही सियासी बदलाव हो रहे थे, राज्य में भी थे। ऐसा ही एक वाकया गुजरात में भी हुआ। केंद्र में सियासी बदलाव होने के इस समर्थन वापसी, प्रधानमंत्री को बदले जाने और फिर से कांग्रेस के ही द्वारा समर्थन देकर के नए प्रधानमंत्री बनाए जाने के चंद महीने बाद ही गुजरात में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। आपको हमने पिछले अंक में बताया था कि किस तरीके से 27 अक्टूबर 1997 को शंकर सिंह वाघेला को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। उस समय भी कारण थी कांग्रेस के द्वारा समर्थन वापस लिया जाना। शंकर सिंह वाघेला की जो पार्टी थी, राष्ट्रीय जनता पार्टी, उसकी सरकार को गुजरात में थी और कांग्रेस के सहयोग से वो सरकार चल रही थी। फिर कांग्रेस ने समर्थन वापसी का ऐलान किया। तब गुजरात प्रदेश के कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे सी.डी. पटेल, उन्होंने समर्थन वापसी की घोषणा की। शंकर सिंह वाघेला की सरकार पर कुछ आरोप लगाए और उस आरोप के साथ वो समर्थन वापसी हो गई। बहरहाल सरकार शंकर सिंह वाघेला को समर्थन वापस कर ली गई, कांग्रेस ने वापस लिया, पर फिर से शंकर सिंह वाघेला से वो सत्ता बदल करके और स्थानांतरित करके दे दी गई दिलीप पारिक को। पार्टी भी वही रही, समर्थक भी वही रहे, खाली मुख्यमंत्री का चेहरा बदला। अपने भाषण में सी.डी. पटेल ने जब मीडिया से बातचीत में उस समय ये बात कही भी थी कि जो उनका उद्देश्य था वो पूरा हो गया, वो छवि बचाना और दुनिया भर की उन्होंने बातें उस समय कही थी। बहरहाल ये भी एक चीज़ उस समय स्पष्ट हो गया था कि सत्ता में चेहरा भले ही बदल गया हो, पर जो कमान थी वो उसी हाथ में थी। यानी भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दिलीप पारिक बैठ गए हों, पर जो सत्ता चलाने का जिम्मा था, जो सत्ता जिसके हाथ में थी वो शंकर सिंह वाघेला थे। शंकर सिंह वाघेला के हाथ में दिलीप पारिक के मुख्यमंत्री होने के बाद भी गुजरात की सत्ता एज इट इज़ बनी रही और इस बात को कांग्रेस भी ठीक से समझ रही थी। बहरहाल जब शंकर सिंह वाघेला की सरकार बनी तो 28 अक्टूबर को दिलीप पारिक को शपथ दिलाएगी। शपथ के बाद 13 नवंबर से पहले उनको बहुमत साबित करने का समय मिला। ये जो बहुमत साबित होने का समय था, चूँकि जब शंकर सिंह वाघेला से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी दिलीप पारिक को मिली, उस बीच में भी कई राजनीतिक घटनाक्रम हुए। आपको अगर एक नाम याद हो जो हमने पिछले एपिसोड में लिया था आत्माराम पटेल का। आत्माराम पटेल चूँकि शंकर सिंह वाघेला के समर्थक थे, इनको अटल बिहारी वाजपेयी की जब जो जनसभा के बारे में हमने आपको बताया था, उस जनसभा के बाद जो विधायकों जो शंकर सिंह वाघेला के समर्थकों की पिटाई हुई थी, उनमें से आत्माराम पटेल भी एक थे और ये मानते थे कि
जो राष्ट्रीय जनता पार्टी थी, जो शंकर सिंह बाघेला की पार्टी थी, उसमें बाघेला के बाद सबसे मजबूत नेता आत्माराम पटेल हैं। जब सत्ता हस्तांतरित करने की बात हुई तो आत्माराम पटेल ने उसका विरोध किया, फिर बाघेला ने इनको समझाया और इनके समझाने के बाद आत्माराम मान गए और उसके बाद फिर पारेख को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई गई। पर ये जो मानना था वो केवल एक दिखावा था। उस समय केवल आत्माराम पटेल के हाथ में चूंकि कुछ नहीं था इसलिए वो शांत हो गए, पर वो सत्ता तक पहुंचने के लिए अपने जो उनकी कोशिशें थी उसको उन्होंने छोड़ी नहीं थी और वो पीछे जारी थी। उधर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास भी इस समय एक अवसर आया। तब भाजपा के पास 76 विधायक थे, पर जो उस समय निर्दलीय विधायक थे 15, उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार बनाने का ऑप्शन खुला। पर उसी भारतीय जनता पार्टी में एक दूसरे धड़े ने ये कहते हुए निर्दलियों को अपने साथ जोड़ने से इनकार कर दिया कि ये जो 15 निर्दलीय विधायक हैं इनकी छवि साफ नहीं है, कई अलग अलग तरीके के दाग हैं इनके ऊपर, और ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ लेने से भारतीय जनता पार्टी की छवि पर असर पड़ेगा, जिसका नतीजा आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दिखाई देगा। फिर इस बात से भारतीय जनता पार्टी सहमत हो गई और जो इन विधायकों को अपने साथ जोड़ करके सरकार बनाने की बात थी उससे पार्टी ने खुद को किनारे कर लिया। उधर आत्माराम पटेल अपने साथ 11 विधायक जोड़ने में कामयाब हो गए। वो अभी कुछ ही महीने की दिलीप पारेख की सरकार चली, उसके बाद जो इनकी पार्टी थी उसमें टूट फूट भी शुरू हुई। कांग्रेस पार्टी में टूट फूट की स्थिति अलग बनी हुई थी। आत्माराम पटेल 11 विधायकों को अपने साथ तोड़ करके और दिल्ली पहुंच गए। वो 11 विधायकों को लेकर के कांग्रेस का समर्थन मांगने के लिए सीताराम केसरी से मिले, पर सीताराम केसरी ने उनको समर्थन देने से उस समय इनकार कर दिया। उधर कांग्रेस जो टूट फूट चल रही थी उसके सूत्रधार थे पूर्व मुख्यमंत्री छबीलदास मेहता। छबीलदास मेहता कांग्रेस पार्टी के में भी तोड़फोड़ करना चाहते थे। वो भी विधायकों का, उनका भी मानना था कि विधायकों का एक बड़ा धड़ा उनके साथ आएगा, पर वास्तविकता जब ऐसा वास्तव में नहीं हो पाया, जब वो जिस संख्या को वो चाह रहे थे वैसी संख्या नहीं हो पाई, तो फिर वो कांग्रेस के साथ सरेंडर हो गए और जो उनकी भावनाएं थी उन भावनाओं को वो दबा करके बैठ गए। फिर जब कांग्रेस की मीटिंग हुई तो उन्होंने ये बात उठाई कि इस बार हम सरकार को बाहर से समर्थन देने की बजाय सरकार में शामिल होंगे। और इसके अलावा कई और कांग्रेस के जो गुजरात के उस समय के नेता थे उन्होंने भी इनकी बात का समर्थन किया, पर सीताराम केसरी के पास जब ये बात पहुंची तो उन्होंने इस चीज़ को भी सिरे से खारिज कर दिया। क्योंकि सीताराम केसरी उस समय खुद प्रधानमंत्री बनने की जोड़ तोड़ में लगे हुए थे, इसलिए वो इन सब सारी चीज़ों में फंसना नहीं चाहते थे। उधर भारतीय जनता पार्टी अलग एक किनारे थी। छबीलदास मेहता की जो तोड़फोड़ की भावना थी वो दब चुकी थी। आत्माराम पटेल को सीताराम केसरी ने समर्थन देने से इनकार करते हुए लौटा दिया था। कई सारे टूट फूट और राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से चल रहे थे। उधर जब बहुमत साबित करने की जो बात थी, चूंकि 13 नवंबर तक बहुमत साबित कर लेना था, इस बीच में शंकर सिंह बाघेला को ये जानकारी मिल चुकी थी कि आत्माराम के समर्थन में 11 विधायक हैं। ऐसे में शंकर सिंह बाघेला ने अपने सभी विधायकों को इकट्ठा किया और वो लेकर के बनासकाठा पहुंच गए। बनासकाठा में सभी विधायकों को रख दिया गया। फिर 12 नवंबर को विधायकों को वहां से वापस लाया गया और 13 नवंबर को दिलीप पारेख का बहुमत साबित हुआ, जो एक लाइन का प्रस्ताव हुआ और वो 76 के मुकाबले 98 से वोटों से बहुमत साबित हो गया। दिलीप पारेख की सरकार बन गई। लगातार तोड़फोड़ की घटनाएं जारी रहीं। जो महत्वाकांक्षाएं थी इन बड़े नेताओं की वो अपने साथ चलती रहीं। ये इस तरीके से सारे घटनाक्रमों के बीच दिलीप पारेख की सरकार चल रही थी। उस पर बाघेला का प्रभाव बिल्कुल साफ तौर पर देखा जाता था। जो हमने आपको शंकर सिंह बाघेला वाले पिछले अंक में बताया था कि किस तरीके से शंकर सिंह बाघेला ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कई सारी प्रथाओं की शुरुआत की थी, कई सारे नए कामों की शुरुआत की थी। उन्हीं में से एक का जिक्र हुआ था कि वो जो बाघेला की कैबिनेट थी उस कैबिनेट को राजधानी से इतर वो दूसरे जगहों पर ले जा करके कैबिनेट की मीटिंग्स किया करते थे। ऐसी ही एक मीटिंग 24 दिसंबर 1997 को भी हो रही थी नर्मदा बांध पर। उस समय मीटिंग हुई। मीटिंग के बीच में ही फिर अचानक से शंकर सिंह बाघेला और दिलीप पारेख वापस राजधानी आ गए, जा करके राज्यपाल से मिले और वहीं पर उन्होंने इस्तीफा, जो मुख्यमंत्री के इस्तीफे देने की बात कह दी और साथ ही साथ विधानसभा को भंग करने की सिफारिश भी की। अचानक इस्तीफा देने के पीछे की जो कहानी है
जो रिपोर्ट्स कहती हैं वो ये कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास उस समय सरकार बनाने का बहुमत आ चुका था। बहुमत कहाँ से आया था? 76 सीटें उनके पास पहले से थी, निर्दलीय विधायक अलग थे, इसके अलावा जो बाघेला की पार्टी के बागी विधायक थे और प्लस कांग्रेस की पार्टी के कांग्रेस के जो बागी विधायक थे, उन बागी विधायकों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल गया। चूंकि आत्माराम जब सीताराम केसरी के पास पहुंचे तो उन्होंने इनकार कर दिया था। ऐसे में आत्माराम फिर केशुभाई पटेल से जाकर के मिले और केशुभाई पटेल के साथ ये जो सारी संख्या थी वो जुड़ती गई और इससे भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार बनाने का बहुमत आ गया। इसी बहुमत की जब भनक शंकर सिंह बाघेला को लगी तो शंकर सिंह बाघेला अचानक कैबिनेट की मीटिंग से उठते हैं, मुख्यमंत्री को साथ में लेकर के, और ये इस्तीफे की कहानी होती है। आत्माराम पटेल के पास उस समय 17 विधायक हो चुके थे। राष्ट्रीय जनता पार्टी चूंकि ये जो है फिर उन्होंने अलग धड़े की मांग की और उसमें जो ये गुट था उसको राष्ट्रीय जनता पार्टी ए के नाम से जाना गया और ये केशुभाई पटेल के साथ मिला। इस तरीके से ये सारी घटनाएं हुई। शंकर सिंह बाघेला ये नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से जो ये गठबंधन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ वो हो, क्योंकि यदि ऐसा हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी की उस समय राज्य में सरकार बनती है तो जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त रूप से फायदा मिलेगा। दूसरा, बाघेला का एक नुकसान और हो जाता कि जो बाघेला कांग्रेस पार्टी के समर्थन से गुजरात में चुनाव लड़ना चाहते थे विधानसभा का, जिसमें एक बार फिर से वो अपनी जीत देख रहे थे और वो फिर ये मान कर चल रहे थे कि ऐसा होने पर कांग्रेस पार्टी को साथ में लेकर के जब वो चुनाव लड़ेंगे तो सत्ता में उनकी वापसी होगी। इस कारण भी वो ये नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये चाहा कि बीच में सरकार गिर जाए, विधानसभा भंग हो जाए और जब चुनाव होगा तो कांग्रेस पार्टी को लेकर के वो चुनाव लड़ेंगे। ये सारी घटनाएं हुई। बहरहाल कुल मिलाकर के सरकार चली। कुछ ही दिनों के बाद दिलीप पारेख की सरकार गिर गई। दिलीप पारेख चूंकि राजनीतिक के नहीं थे, कोई ऐसा नहीं था कि वो बचपन से राजनीति में रहे हों। दूसरा, गुजरात से उनका कनेक्शन केवल इतना ही था कि वो गुजराती परिवार से संबंध रखते थे, बाकी उनका जन्म से लेकर के पढ़ाई लिखाई कारोबार सब कुछ मुंबई में रहा। इसके बावजूद भी शंकर सिंह बाघेला ने उनको केवल गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोटर थे, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारी और जैन समुदाय के लोग हुआ करते थे, उनको भारतीय जनता पार्टी से काटकर अपने साथ जोड़ने के उद्देश्य से दिलीप पारेख जैसे एक गैर राजनीतिक व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बाघेला ने बैठा दिया। उसमें आने वाले समय में हालांकि उनके इस निर्णय से बहुत फ़ायदा उनको नहीं पहुंचा और एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने के बाद दिलीप पारेख का कोई राजनीतिक करियर नहीं रहा। फिर वो राजनीति से लगभग किनारे ही रहे। 25 अक्टूबर 2019 को अहमदाबाद में उनका निधन हुआ। दिलीप पारेख चूँकि पहली बार 1995 में ही विधानसभा पहुँचे थे। पहली बार वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर शंकर सिंह बाघेला के रिकमेंडेशन पर चुनाव लड़ाए गए। पहली बार में वो विधानसभा पहुंचे और विधानसभा में पहली बार विधायक होने के 3 सालों के बाद वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच गए। जिस कुर्सी पर पहुंचने में शंकर सिंह बाघेला को 30 साल तक राजनीति करनी पड़ी, 30 साल की राजनीति के बाद शंकर सिंह बाघेला मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे थे। वहां तक पहुंचने के लिए उनके ही चेले दिलीप पारेख को केवल 3 साल लगे। जिस कुर्सी को 30 साल की कड़ी मेहनत के बाद बाघेला ने हासिल किया, उन्हीं का चेला केवल 3 साल में उस कुर्सी तक पहुंच गया। बहरहाल आज के इस अंक में इतना ही। गुजरात के मुख्यमंत्रियों की अगली सीरीज में आपसे फिर मुलाकात होगी। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।